नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। ये हम लोगों का एक नया स्टार्टिंग बैच है, जो स्टार सीरीज के नाम से हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपी कांस्टेबल और यूपी ईएसआई को लेकर के हमारा एक टारगेट बैच है, जो कि हम अभी सिर्फ उस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट हमारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। रही बात ऑनलाइन मॉक टेस्ट की, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके दे सकते हैं। यकीन मानिए कि अब तक का सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज को बनाया गया है और सबसे खास बात है कि कमीशन को ध्यान में रखकर पेपरों का निर्माण किया गया है, उनके प्रश्नों का चयन किया गया है, जिससे कि आप उस स्तर तक अपनी पढ़ाई को लेकर जा सकें जिस स्तर पर कमीशन आपसे प्रश्नों को पूछना चाहता है, या फिर कमीशन ये इच्छा रखता है कि आप उन प्रश्नों को उस स्तर पे जाकर के टैकल कर पाएंगे। हमारी टीम की यही पहल है कि उस स्तर पर हम लोग जा सकें। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जिनका प्रश्नों का स्तर बहुत निम्न होता है। जब आप वहाँ पे प्रश्न करते हैं तो आप गदगद हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, लेकिन कमीशन का जब पेपर आपके सामने आता है या फिर जब आप पीवाईक्यू को देखते हैं तो स्थितियाँ बदल जाती हैं। यकीन मानिए, पहला डेमो टेस्ट जब बच्चों ने किया तो उनका सबका कहना था सर डेमो टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्तर थोड़ा-सा ऊपर है, यानी अबव लेवल का है। हाँ, यकीन मानिए कि वो स्तर थोड़ा-सा 10 या 15% ऊपर है, क्योंकि कमीशन आपका 10 या 15% पेपर हर साल इंक्रीज़ करता है, उनके लेवल्स को बढ़ाता है, ठीक? तो हमने भी उस पेपर से 10-15% ऊपर बढ़ाने की कोशिश की है, बट यकीन मानिए पेपर निसंदेह बहुत अच्छा है। पेपर का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। मान के चलिए कि अभी पास हमारे लगभग 250 से पौने 300 बच्चों का एक ग्रुप है, जहाँ पर बच्चे आपस में यूपीपी और यूपीएसआई को लेकर के बात करते हैं, प्रश्नों का आदान-प्रदान करते हैं। किसी बच्चे को अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वो ग्रुप पर डाल देते हैं, उनमें से कोई भी बच्चा उन प्रश्नों का जवाब दे देता है, जिससे कि उस बच्चे का रिवीजन हो जाता है और जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा है, उस बच्चे के वो प्रश्न रिकॉल हो जाता है या फिर जहाँ पर हम फँस रहे हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशंस हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से लगभग ढाई या साढ़े पौने 300 बच्चों का वो एक ग्रुप होगा जो हम लोगों का है। सारे बच्चे जुड़े हैं। आप भी उस बैच से जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। देखिए, हम लोगों के मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि किस प्रकार से हम लोग यूपीपी और यूपीएसआई के बैच को आगे बढ़ाएँ। बच्चों से एक पोल जनरेट किया गया उसी ग्रुप के माध्यम से और बच्चों ने उस पर बोला कि जीएस का बैच फिलहाल अभी स्टार्ट किया जाए। हम लोग धीरे-धीरे करके एक-एक बैच को स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग जीएस के बैच को आगे लेके चल रहे हैं। पहला पोल था कि बैच स्टार्ट किया जाए, सारे बच्चों ने एक तरफ से बोला बिल्कुल किया जाए, जीएस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा पोल जनरेट किया गया था कि हमने ही किया कि सर क्या मिक्स क्वेश्चन कराया जाए या सब्जेक्ट वाइज़ कराया जाए? सारे बच्चों ने एक समर्थन में बोला कि सर मिक्स्ड क्वेश्चन ना कराया जाए, सब्जेक्ट वाइज़ कराया जाए, एक-एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करा के आगे बढ़ा जाए। लेकिन हमारी कोशिश मिक्स की थी, लेकिन बच्चों का ओपिनियन था कि नहीं, मिक्स क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फिलहाल जब स्टार्टिंग है तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ पेपर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमारी भी इच्छा हुई, जब बच्चों की यही इच्छा है तो हमारी भी इच्छा है। आपका आदेश पूरे टीम के लिए अनुपालन के योग्य हो जाता है, हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो टीम ने अभी सबसे पहले पॉलिटी के सेशंस को लेकर के चला है। टीम का ये मानना था कि जैसा बच्चों ने सुझाव दिया है, बच्चों के सुझावों को हम लोग आत्मसात करेंगे। तो जीएस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक पोल और भी हुआ था कि क्लास को लाइव रखा जाए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो अधिकांश बच्चों ने रिकॉर्डेड बोला था और उससे भी कम बच्चों ने बोला था कि लाइव रखा जाए। लेकिन हम दोनों बच्चों को जो ओपिनियन है, उनके ओपिनियंस को आत्मसात करेंगे। क्लासेस को हम लाइव लेकर के आएँगे डेली 11 बजे मॉर्निंग में, और बाकी जो बच्चे बाद में देखना चाहें, वो बाद में देख सकते हैं। हमारी कोशिश होती कि हम कम से कम कमेंट्स को लेते हैं, जिससे बाद में देखने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, उन्हें क्लास बोझिल ना लगे। सो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। तो आप हमारे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। दूसरी ख़ास बात है कि आप हमारे उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो सिर्फ़ यूपीपी और यूपीएसआई के बच्चों को लेकर टारगेटेड है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तीसरी सबसे ख़ास बात है कि हम लोग अभी जीएस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच में हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ एक-एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे। हम अगर आपसे बात करें थोड़ा-सा पॉलिटी की, चूँकि आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं।
अगर थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, एक कॉमन सी बात देखिएगा, अगर यूपीपी की मैं बात करता हूं तो एक है हमारे पास यूपी कांस्टेबल या जिसे हम यूपी पुलिस कहते हैं, और एक है यूपी एसआई जिसे हम उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब सबसे खास बात है कि इसके लिए योग्यता एक अलग है और इसके लिए योग्यता एक अलग है। अगर मैं एसआई की बात करूं, मान के चलिए कुछ इस तरीके से, तो ये है हमारा यूपीपी और ये है हमारा एसआई, कुछ इस तरीके से। मतलब मान के चलिए कि यूपी एसआई देने वाले अधिकांश बच्चे यूपीपी देख के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और शायद 21 साल चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन और 21 साल है तो आप यूपीएसआई दे सकते हैं। तो यूपीपी के बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएसआई दे रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यूपीएसआई देने वाले अधिकांश बच्चे यूपीपी और यूपीएसआई दोनों दे के चलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी कोशिश ये है कि अगर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं तो जीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यूपीएसआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है पॉलिटी का। फिर इसी के साथ में एक और इसमें टॉपिक आता है, वो है मूल विधि। ठीक है? और फिर यहां पर एक टॉपिक आता है जीएस। ठीक है? कुछ इस तरीके से मान के चलिए आप। यहाँ पे कितने प्रश्न आते हैं जीएस के? 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें से यकीन मान के चलिए कि लगभग 10 प्रश्न से प्लस ही पॉलिटी के फिक्स होते हैं और मूल विधि से कम मान के चलिए 8 से प्लस होते हैं। ये तो कभी कभी 15 के आसपास भी चला जाता है। ठीक है? लगभग इन दोनों को अगर आप ढंग से देखेंगे तो लगभग ये 28 प्लस माइनस 2 के आसपास रहता है, और यहां से आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब 13 प्लस माइनस 2 के आसपास देखने को मिलता है। तो एसआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? पॉलिटी और मूल विधि का है। लेकिन यूपीपी में ऐसा नहीं है, यूपीपी में बैलेंस पेपर बनता है। जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं या हिस्ट्री की मैं बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, साइंस की बात करूं, इन्वायरमेंट की बात करूं, करंट की बात करूं, तो इन सबका एक समान वेटेज यूपीपी में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहां पे भी हमें पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पॉलिटी से। ठीक है? अगर हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो यूपीपी वाले बच्चे हैं उनका भी तैयार होगा और जो एसआई वाले बच्चे हैं उनका भी तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो हमारी कोशिश है कि हम एक कॉमन रणनीति बना करके चलें, जिससे कि हमारे दोनों एग्जाम्स एक साथ आगे बढ़ सके। क्लियर है? तो इन्हीं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन एक सबसे खास बात है कि पॉलिटी में हम लोगों ने उन टॉपिक्स को सबसे पहले टैकल करने की कोशिश की है जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। जैसे क्या पूरी पॉलिटी से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न फिक्स है कि आना है। जैसे हमारे अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो जितने भी भाग हैं उन भाग से एक प्रश्न आते हैं, फिक्स है। अनुसूचियां, अनुसूचियों से एक प्रश्न फिक्स है कि उन अनुसूचियों से भी प्रश्न आना है। तो महत्वपूर्ण भाग अनुसूचियां। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन। देखिए मैं एकदम फ्रेशर को पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं बता रहा हूं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो यूपीपी और यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं, बल्कि इनका सिलेबस एक अलग पैटर्न पे है। संविधान संशोधन से एक प्रश्न, महत्वपूर्ण अनुसूचियां मैंने लिख दिया है, और सबसे खास बात है यहीं पे मुझे अनुच्छेद भी लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने अनुच्छेद नीचे लिखा है। ठीक? तो भाग से एक प्रश्न है, अनुसूचियों से एक प्रश्न है, संविधान संशोधन से एक प्रश्न है, अनुच्छेद से एक प्रश्न है। अब इसके बाद हमारा आता है संघ की कार्यपालिका, या तो मैं ऐसे लिख देता हूं कार्यपालिका। कार्यपालिका, और कार्यपालिका में दोनों है, संघ की कार्यपालिका और साथ ही में राज्य की कार्यपालिका। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल राइट, देन हमारा है डीपीएसपी। ठीक? तो ये कुछ फिक्स टॉपिक हैं जहां से प्रश्न लगातार बने हैं। अगला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें से वो है महत्वपूर्ण विशेषताएं या फिर संवैधानिक विशेषताएं, या मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं विशेषताएं। ठीक है? विशेषताएं। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से कौन सा है? तो एक
और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है न्यायपालिका। फिर हमारा इंपॉर्टेंट है प्रमुख निकाय। देन हमारा इंपॉर्टेंट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, और एक मैं और लिख दे रहा हूं, विविध। ठीक है, कुछ इतने टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। अगर हम फ्रेश क्लास की बात करेंगे, ठीक है, आप में से जो लोग फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं यूपीपी और यूपीएसआई की, उनके लिए हम लोग एक बैच लेकर के आएंगे, लेकिन वो हमारे एप्लीकेशन पर होगा, जहां पर हम डिटेल्ड में बात करेंगे। उसका इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपको दे दिया जाएगा, जहां पर हम डेप्थ में चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर या पीवाईक्यू को ध्यान में नहीं रखेंगे, एक नए सिरे से तैयारी करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, कार्यपालिका को समझेंगे, विधायिका को समझेंगे, न्यायपालिका को समझेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताएं उन्हें समझेंगे। एक टॉपिक में लिखना भूल गया था यहाँ पे, उद्देशिका। उद्देशिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, केंद्र राज्य संबंधों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन सब में जो पीवाईक्यू है वो तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन इनसे डेप्थ में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पे पढ़ के जाएंगे। वो डेप्थ में क्लासेस होंगी, वो भी बिल्कुल फ्री होगी, निःशुल्क होगी। आप एप्लीकेशन के माध्यम से उन क्लासेस को देख पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का प्रश्न मैं आप लोगों के हवाले करता हूं। देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास पढ़ने का। एक ऑप्शन है कि हम टॉपिक वाइज पढ़ करके चलें, और दूसरा है मिक्स क्वेश्चन पढ़ें। सब्जेक्ट में भी मिक्स होता है और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज। तो आज हमने टॉपिक वाइज लिया है। आप सुझाव में बताइएगा कि क्या टॉपिक वाइज ही ठीक है या हम मिक्स लेके चले। टॉपिक वाइज हमें इसलिए अच्छा लगा, आपके लिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि अगर हम मिक्स क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो हमारा हो सकता है कोई टॉपिक मिस हो जाए, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे तो हमारे कुछ प्रश्नों में वो सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और फिर उनसे रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए तो हम उन्हें करने में सहज होंगे और वो प्रश्न हमसे हो जाएंगे। तो आज हमने इन्हीं अवधारणा पे इस क्लास को लेकर के आए हैं। प्रश्नों की संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक मात्रा में टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। आज की जो क्लास है आपकी, वो किस पर आधारित है? तो हम लोग आज जो क्लास आपके कंसीडर करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनकी क्लास है, और जो आपकी प्रमुख अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों की ये क्लास है। तो हम महत्वपूर्ण भाग को कवर करेंगे और महत्वपूर्ण अनुसूचियों को कवर करेंगे। इतना क्लियर है? यकीन मानिए, इस प्रश्न से या इस पेपर से, इस क्लास से जो भी प्रश्न बनेगा वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि बियॉन्ड चला भी जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोलूंगा 100% आएगा, बट अधिकांश कोशिश होगी यहीं से प्रश्न आए। ऐसा हम लोगों की इच्छा भी होगी और कोशिश भी होगी कि हम लोग यहाँ से प्रश्नों को टैकल कर ले जाएं। अगर आयोग किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ से मिल जाए, इतनी कोशिश हमारी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप कमेंट करिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, आई होप क्लियर होगा। जो लोग बाद में क्लास देखें कमेंट करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची में या फिर राज्य सूची का विषय है? ठीक है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, बीमा, स्वच्छता, शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट। ये प्रश्न पूछा कब गया है? तो ये प्रश्न जहां भी पूछा गया है, हमारी टीम ने वो सोर्स भी आपको देने की कोशिश की है। ये यूपीएसआई के 14/11/2021 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, वही प्रश्न मैंने आपको करवा रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का कौन सा विषय है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंश्योरेंस, स्वच्छता या फिर स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। तो हम सबको पता है कि मैं थोड़ा सा यहीं से आपको ब्रीफ करके चलूंगा कि अगर मैं अनुसूचियों की बात करूं तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी?
मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर मैं वहीं पर वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। तो वो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं। ठीक है, वो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ी है? तो एक आपकी 9वीं अनुसूची बढ़ी है, एक 10वीं अनुसूची बढ़ी है, एक 11वीं अनुसूची बढ़ी है और एक 12वीं अनुसूची बढ़ी है। अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करूं तो 9वीं अनुसूची कब शामिल किया गया है? तो ये आपका जो पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, उसमें शामिल किया गया। और ये किस नाम से शामिल किया गया था? भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों को शामिल किया गया था। वहीं पर अगर मैं 10वीं अनुसूची की बात करूं तो 10वीं अनुसूची कब शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया। और ये क्या था? तो ये था दल बदल। ठीक है, एक कमेंट करिएगा कि दल बदल अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था अपने भारत में। ठीक है, वहीं पर अगर मैं 11वीं अनुसूची की बात करूं तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? पंचायती राज शामिल किया गया। वहीं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ही माध्यम से नगर निकाय, नगर निकाय, ये 4 अनुसूचियां बाद में शामिल की गई थी। वो मूल 8 अनुसूचियां कौन सी थी उन्हें भी अभी हम देखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं 7वें अनुसूची की बात करूं तो 7वें अनुसूची में क्या बताया गया है? 7वें अनुसूची में प्रमुख उन 3 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन विषयों में केंद्र से संबंधित प्रावधान है, राज्य से संबंधित प्रावधान है और केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित प्रावधान, मतलब समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां हमारे पास हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूं पेन चेंज करके। ठीक, 7वीं अनुसूची में यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल की गई है। ये 3 सूचियां थी। अगर इन 3 सूचियों की मैं बात करूं कि इन 3 सूचियों में कितने विषय थे या फिर क्या आज भी उतने ही विषय हैं या फिर इन विषयों में संशोधन किए गए हैं, तो सबसे खास बात है कि इनमें जो मैं विषयों की बात करूं वो विषय कितने थे? 97, 61 और सबसे खास बात है 91 और 61। ये क्या चीज आप बता रहे हैं भाई? 91 संघ सूची के विषय थे। और इसी के साथ ही में अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो 61 थे, 97, 61 और सबसे खास बात है कि समवर्ती सूची में कितने थे? 47 विषय थे। ये मूल संविधान में थे। अभी क्या है? वो चेंजिंग हुआ है। तो यहां पर कितने हैं? यहां पर है प्रेजेंट टाइम पे 90, प्रेजेंट में नहीं, मूल संविधान में 97 थे। यहां पर कितने थे और यहां पर कितने थे? तो मैंने आपको बताया कि यहां पर 47 थे। अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं ये आपको कमेंट करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये आपको कमेंट करना है। मैंने आपको बताया है कि ये मूल संविधान में थे 97, 61 और 47। ये 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं लिख भी देता हूं 97, 61 और 47। ये आपको बताने हैं कि प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं। चलिए मैं एक बता देता हूं कि संघ सूची में प्रेजेंट टाइम पर 100 विषय हैं। आपको राज्य सूची, समवर्ती सूची का कमेंट करना है। क्लियर? अब अगर मैं 7वीं अनुसूची की बात करूं तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषयों का प्रयोग किया गया, सूचियों का प्रयोग किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इन सूचियों को लिया कहां से गया है ये आप कमेंट करिएगा। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ये लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोर और लेस देन इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें से शामिल है राज्य सूची में? तो राज्य सूची में शामिल है स्वच्छता। क्लियर है? राज्य सूची में क्या शामिल है? स्वच्छता शामिल है। मेरा मकसद आपको प्रश्न नहीं कराना है, मेरा मकसद आपको विषय की समझ दिलाना है, टॉपिक को रिवीजन कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है? 11वीं, चौथी, दूसरी या सातवीं? तो सातवीं अनुसूची की मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में 97 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे और राज्य सूची में 61 विषय थे समूल संविधान में। प्रेजेंट में कितना है मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन संबंधित है, तो ये कौन सा है आपको कमेंट करना है। क्या 11वीं अनुसूची है? नहीं। 11वीं अनुसूची तो मैंने आपसे बताया कि ये किससे संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज या ठीक है। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के विषयों का उल्लेख किया गया है। और अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूं तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूं, चौथी अनुसूची में केंद्रों में कितने 28 राज्य और साथ ही में 3 आपके यूटी हैं। वो यूटी कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दिल्ली, दूसरा है आपका पुदुचेरी और तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये इन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को और 28 राज्यों का राज्यसभा में आवंटन किया गया है, राज्यसभा में स्थान प्रदान किया गया है। इन सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो इनके सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग करती है जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा किसके आधार पर कौन करता है? सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग करता है। जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूं तो मैं ऐसे ब्रीफ कर सकता हूं। 12वीं अनुसूचियों की पहले में राज्यों का वर्णन किया गया है, दूसरे में वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है, तीसरे में किसका वर्णन है? पहले में राज्य के बारे में बताया गया, दूसरे में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया, तीसरे में सदस्यता के बारे में बताया गया, चौथे में शपथ के बारे में बताया गया। मैं एक एक को लिख देता हूं, ठीक है? देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले में राज्य एवं संघ या फिर संघ नहीं, पहले में राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। पहले में राज्य, वेतन भत्ता, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। हालांकि इसमें शेड्यूल ट्राइब्स भी है, ठीक है। छठा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन है। सिर्फ 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, 6 हो गए।
वहीं पे अगर मैं 7वीं की बात करूं तो 7वीं में क्या है, सूचियां हैं। 8वें में राजभाषा। संपत्ति ग्रहण अधिनियम। 10वां दल बदल। 11वां पंचायती राज। 12वां नगर निकाय। अगर इतना भी आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए कि यूपीपी और यूपीएसआई से प्रश्न हो जाएंगे। इतने से भी हो जाएंगे, लेकिन हम इसके आगे भी देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते एवं विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं? दूसरी अनुसूची है, छठवीं अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। पिछले वाले पीपीटी पे अगर आप जाएंगे तो मैंने कहीं पर लिखा हुआ है कि वेतन एवं भत्ते का प्रावधान करता है। अब सबसे खास बात है कि कहां पर वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। तो वेतन भत्ते का प्रावधान कहां पर है? दूसरी अनुसूची में है, याद रखिएगा। ठीक, छठवीं अनुसूची में असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम का प्रशासन का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूचियों में राज्य के बारे में बताया गया है और तीसरी अनुसूचियों में मैंने आपको बता दिया है कि क्या बताया गया है। क्लियर है? शपथ का प्रावधान किया गया है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे मैं आपको बता के चलता हूं कि जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में किसका प्रोविजन किया गया है? शपथ का। इस शपथ में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी लेकिन राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उसके पीछे का एक बेसिक सा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि ये लोग अपने अनुसूची के बजाय नहीं, ये अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत शपथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 69 के तहत ग्रहण करता है। वहीं पर अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या है? सुनिएगा। आर्टिकल 159, अब देखिए, मान के चलिए जितने हमारे इन तीनों को छोड़ के प्रमुख पदाधिकारी हैं, उन सब के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची के तहत होता है। मतलब विधायक, सांसद, मंत्री और कैग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के सब तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत ग्रहण करेगा, और वहीं पर अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत ग्रहण करता है। मतलब इन तीनों के शपथ का प्रारूप इनके अनुच्छेद में मेंशन है। ये अपने अनुच्छेद के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करता है, ना कि अनुसूची के अकॉर्डिंग ग्रहण करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में तीन को शामिल नहीं किया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, इसलिए अब मेरा समय कम लगेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेख किया गया है? उल्लेखित है तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची,
5वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो मैंने अभी आपको बहुत देर से मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ संविधान में 3 प्रकार से सूचियों का वर्णन दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो 3 सूचियां हैं, इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय दिए हुए हैं और उन तीनों का अलग अलग प्रशासन कौन देखते हैं, वो तीनों अलग अलग देखते हैं। केंद्र से संबंधित विषयों का प्रशासन केंद्र सरकार देखती है, राज्य सूची से संबंधित विषयों का प्रशासन राज्य सरकार देखती है, और जो समवर्ती सूची पे विषय शामिल हैं उनमें केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन देखती है। कहने का मेरा आशय यह है कि जो विषय केंद्र में है उनसे संबंधित नियम कानून कायदे बनाने का अधिकार केंद्र का है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। लेकिन अगर दोनों कानूनों में किसी भी कानून में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो वरीयता किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार वाले कानून को दी जाएगी, ना कि राज्य सरकार वाले कानून को दी जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान अगर समवर्ती सूची में है तो हमेशा वरीयता केंद्र सरकार को होगी, ना कि राज्य सरकार को होगी। याद रखिएगा। क्लियर है? संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? 2, 8, 6 या 4? तो मेरे दोस्त 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हालांकि अभी मैं आपको से थोड़ा सा डेप्थ में बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी 9वीं अनुसूची पे बात करके चलूंगा। 9वीं अनुसूची देखिए, अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करूं आपसे, थोड़ा सा जानिएगा। 9वीं अनुसूची को पहला फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लागू किया गया था, पारित किया गया। और सबसे खास बात है कि इन्हें ऐसे नियम डाले गए जहां पर यह कहा गया कि इसमें कोर्ट का या न्यायपालिका का हस्तक्षेप वर्जित होगा। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा संपत्ति है वो फंडामेंटल राइट था। कहां पर था? अगर मैं संपत्ति की बात करूं, संपत्ति क्या था आपका? फंडामेंटल राइट। और ये कहां पर था? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 4 में, और दूसरी बात कि और कहां पर मेंशन था? तो आर्टिकल 31 में। ये संपत्ति को फंडामेंटल राइट दिया बनाया गया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज 4 और वहीं पर आर्टिकल 31 पे। लेकिन आपको याद होगा कि 2007 में कोहिलो केस में आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक, ये डेट क्यों मेंशन किया गया 24 अप्रैल 1973? क्योंकि मेरे दोस्त आपको याद होगा ये वही डेट है जो वाद आया था केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती मामला, इसी में आया था जजमेंट। ठीक, कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। और यही 24 अप्रैल 1973 की गाइडलाइन को कोहिलो केस में, या कोहिलो केस बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला था जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, और इस कोहिलो केस में ही ये कहा गया कि भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उन सारी विषयों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती वाद में क्या कहा गया था? मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो।
तो मैटर ये करता था कि संपत्ति को फंडामेंटल राइट से बाहर किया जाए। तो इससे किया क्या गया कि फिर जो आपका फंडामेंटल राइट था उस फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, क्षमा चाहूंगा, संपत्ति को फंडामेंटल राइट से हटाया गया। और ये कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 को समाप्त किया गया, यानी फंडामेंटल राइट से हटाया गया। और इसी के साथ ही में आर्टिकल 31 को हटाया गया। इन्हें कहां पे रखा गया? तो वर्तमान स्थिति ये है, मैं कहां पे लिखूं? मैं यहां लिख देता हूं, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान सिचुएशन क्या है? तो वर्तमान सिचुएशन ये है कि संपत्ति फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है? ये एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है और प्रेजेंट टाइम पे किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 300 क्लॉज ए में कर दिया गया है। क्लियर? तो यहां पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहने का आशय यही था कि सिर्फ मैं एक ही अनुसूची, एक ही शेड्यूल को बताने की कोशिश कर रहा था, 9वीं अनुसूची को। देखिएगा, आजादी के बाद में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जमीनों का किस प्रकार से समान वितरण किया जाए। तो इसके लिए जरूरी था कि जो जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया जाए, उनका उन्मूलन किया जाए और जमीनों को एक्वायर किया जाए। तो जो बड़े लोग थे, बड़े लोगों के पास जमीनें थी और संविधान बनाने का काम भी ठीक ही ठाक लोगों को दिया गया। तो उन लोगों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए उसे फंडामेंटल राइट बना दिया और उसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 31 में डाल दिया। लेकिन सबसे बाद में फिर हुआ क्या कि जब मेन समस्या होने लगी कि किस प्रकार से हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो जब उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हमने संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया, फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया। उसी के जस्ट बाद आप देखेंगे, मतलब जस्ट पहले आया था केशवानंद भारतीवाद बनाम केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद केस आया था 1973 में। जजमेंट दिया गया 13 जजों के द्वारा और वो जजमेंट क्या था? मूल ढांचे का सिद्धांत। और कहा गया कि संसद ऐसी कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। लेकिन सबसे खास वह समस्या तब उत्पन्न हुई कि ये वाद आया है 73 में और संविधान संशोधन किया गया संपत्ति का 78 में। मतलब लोचा फंस रहा था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन हमें करना पड़ा और फिर हम अपने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट हटा करके एक विधिक अधिकार के तौर पे लेकर गए। उसके बाद में कोहिलो केस 2007 में दायर किया गया। कोहिलो केस में यह जजमेंट दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए उन सारे विषयों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय का जांच किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि प्रेजेंट टाइम पर संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो भारतीय संविधान की आर्टिकल 300 क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। 6वीं, 12वीं, 7वीं या 9वीं। तो ये मेरे दोस्त कौन सी 9वीं, जो मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि एवं पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देती है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 या फिर आर्टिकल 39 क्लॉज ए? आप कमेंट करिए, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन, ये कहां पर है? आर्टिकल 48 में है, ठीक है।
वहीं पर अगर मैं आर्टिकल 38 की बात करूं तो आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करता है। मतलब ये न्याय की बात करता है। और कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं आर्टिकल 39 और 39 क्लॉज ए की बात करूं तो ये किससे रिलेटेड बातें करते हैं? तो ये पुरुष और महिला के समान जीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बल, पैरा सैनिक बलों एवं पुलिस बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 35, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 33? देखिए, आर्टिकल 33 को तो वैसे ही समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसका संबंध किससे था? इसका संबंध संपत्ति से था। क्लियर है? अगर मैं आर्टिकल 35 की बात करूं तो आर्टिकल 35 इससे रिलेटेड है नहीं। आर्टिकल 33 का रिलेशन किससे है? इससे है। तो आर्टिकल 33 आपका सही हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं आर्टिकल 29 की बात करूं तो आर्टिकल 29 जो हमारे एससी हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय के समुदाय हैं, उनसे संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। उनका जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करने की बातें कहते हैं आर्टिकल 29। एससी और एसटी से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 9वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची या दूसरी अनुसूची? ये पूछा गया है यूपीएसआई के 2021 में शिफ्ट सेकंड में, और हमसे कह क्या रहा है कि शपथ का प्रावधान किसमें है? 9वीं, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो मैंने आपसे बताया है कि पहले में राज्य का वर्णन किया गया है, दूसरे में वेतन भत्ता बताया गया और तीसरे में शपथ का प्रोविजन किया गया है, जिसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी अनुसूचियों के तहत शपथ ग्रहण करता है। बाकी अन्य व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो तीसरी अनुसूची के तहत ग्रहण करते हैं। ठीक है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 50, आर्टिकल 66? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 76 की तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। ठीक है? अगर मैं आर्टिकल 60 की बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का पूछा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित किससे है? ये आर्टिकल 60 से है, सॉरी 66 से है। वहीं पर अगर मैं आर्टिकल 50 की बात करूं तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 इसका रिलेशन किससे है? तो डीपीएसपी से है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधायिका देखिएगा, कई बार ऐसे मामले खड़े होते हैं हम लोगों के सामने, ठीक है, कि वहां पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि कभी कभी कार्यपालिका न्यायपालिका में इंटरफेयर कर जाती है और कभी कभी न्यायपालिका कार्यपालिका में इंटरफेयर कर जाती है। तो ऐसे में आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्ति विभाजन या कार्यपालिका न्यायपालिका के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? भाग 5, भाग 4, भाग 9 या भाग 3? देखिएगा, अगर मैं अंबेडकर साहब की बात करूं तो अंबेडकर साहब ने भाग 3 को क्या कहा है? अनूठी विशेषताओं वाला कहा है। और सबसे खास बात है कि आर्टिकल 32 को अगर मैं बात करूं भाग 3 का, भाग 3 में है क्या? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। भाग 3 में ही एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल को हम 32 आर्टिकल 32 कहते हैं,
और इस आर्टिकल 32 को के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं तो इसमें किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के उल्लंघन अगर होता है तो वह आर्टिकल 32 के माध्यम से अपनी सीधी बात सुप्रीम कोर्ट तक रख सकता है। हमारे यहाँ दो आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंतर्गत व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही आर्टिकल 32 का आप सहारा ले सकते हैं, वहीं पर आर्टिकल 226 अन्य मामलों के उल्लंघन पे भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि आर्टिकल 226 का दायरा ज्यादा है इन कंपेरिजन आर्टिकल 32 के। क्लियर हो गया? तो बी आर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे उद्देशिका। किसे आप कहेंगे? उद्देशिका को। लेकिन अगर बी आर अंबेडकर के थ्रू पूछे कि बी आर अंबेडकर ने किसे कहा है, तो आप आर्टिकल 32 को कहेंगे, और अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए किसे कहा गया है तो उसे आप उद्देशिका को बताएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं भाग 5 की, तो भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है? कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में उल्लेख किया गया है डीपीएसपी का। वहीं पर भाग 9 की अगर मैं बात करूं कि भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 9 में 3 वर्णन है। एक तो हमें स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, वहीं पर 9A की मैं बात करूं, 9A और 9B, तो 9A में आपको मिल जाएगा नगर निकाय। वहीं पर अगर मैं 9B की बात करूं तो 9B में सहकारी। तो आपको मोर और लेस देन इतनी चीजें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है? तो पंचायती राज की मैं बात करूं या भाग आर्टिकल अनुच्छेद या शेड्यूल की, शेड्यूल 9 में हमें 3 चीजें देखने को मिल जाती हैं जो मैंने आपको बता दिया है। वहीं पर भाग 3 में हमने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 90, आर्टिकल 127 या आर्टिकल 105? तो संसदीय विशेषाधिकार का संबंध किससे है? वो आर्टिकल 105 से है। वहीं पर अगर मैं आर्टिकल 127 की बात करूं तो आर्टिकल 127 का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के प्लेस से है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 127, आर्टिकल 105। ठीक है? वहीं पर आर्टिकल 130 को लेकर के, एक सेकेंड, क्षमा चाहूंगा, आर्टिकल, हाँ ठीक है, आर्टिकल अगर देखिएगा, आर्टिकल पूछा हमसे क्या है? संसद का विशेषाधिकार। तो संसद का विशेषाधिकार तो सही है, ठीक है, संसद का विशेषाधिकार ऑलरेडी सही है कि ये किसमें है? आर्टिकल 105 में है। इतना क्लियर है? आर्टिकल 130 में क्या है? तो आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, और आर्टिकल 127 में क्या है? तो 127 में तदर्थ न्यायाधीश है। ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है, याद रखिएगा। तो आप इसको यहां कर लेंगे और इसको आप यहां कर देंगे, बस। तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर है? बाकी चीजें ठीक है। तो ये इतने प्रश्न थे हमारे पास। 16 प्रश्न हमने कराने की कोशिश की है आपको, आई मीन 12 प्रश्न। लेकिन इन 12 प्रश्नों में हमने आपको 2-3 चीज कवर कराने की कोशिश की है, जिसमें से आपका पूरा का पूरा
अनुसूचियाँ खत्म हो गई हैं और हम लोग कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे प्रमुख भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3। लेकिन लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूँगा सारी चीज़ों को कल। जब कल हम लोग आएँगे तो आज की क्लास को रिवीजन करके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कल का सेशन हम लोग लाइव लेंगे। लाइव सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़ें, जो बाद में देखना चाहते हो बाद में देखें। हालाँकि आप कमेंट ज़रूर करें, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या हम टॉपिक वाइज़ क्लासेस को लेके चलें या मिक्स लेके चलें? क्योंकि हमें लगा कि टॉपिक वाइज़ हम लेके चलेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये हमारी कोशिश है कि टॉपिक वाइज़ में आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।